हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC एनएम क्लास को लेकर। जो अपना क्लास चल रहा है थियरी वाली, ठीक है, टॉपिक वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू हम लेके चल रहे हैं। इसी का वीडियो नंबर 28 है। ऑलरेडी हमने 27, देखिए इस चैनल पे तो 26 वीडियो हमने डाला है, लेकिन ठीक है, एक वीडियो 27 नंबर का वीडियो हम किसी और चैनल पे डाल दिए हैं। अगर वो 27 का वीडियो आपको देखना होगा तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। तो 28 नंबर वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो अपना टॉपिक रहेगा किशोरों के लिए यौन शिक्षा प्लस मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से। थियरी आप देखिए, इस नंबर से आप बोलेंगे सर इस टॉपिक से कितने नंबर आपके भर्ती परीक्षा में आते हैं, तो मिनिमम 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो 2000 वाली क्लास आपको फ्री में दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप सीरियस होकर शुरू से अंत तक वीडियो को देखा करें, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला ही है। ये ऐसा नहीं है कि कूड़ा कचरा आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके काम की चीज़ नहीं है। नहीं भैया, जो वीडियो 1 घंटा की रहेगी या फिर 1.5 घंटा की रहेगी, उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बेसिक से लेकर हार्ड तक चीज़ें हम कवर कर लेते हैं वीडियो में, ठीक है। देखिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भैया 200 रुपये फ़ी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, एक ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, उस ग्रुप से हमारा नंबर निकालना है, आपको हमें मैसेज करना है, ठीक है, कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो 200 रुपये फ़ी देकर आप जितनी भी क्लास हुई हैं 28 थियरी की क्लास प्लस 3 क्लास हुई हैं एमसीक्यू, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। तो एमसीक्यू का पीडीएफ प्लस थियरी का पीडीएफ आप आसानी से लेकर सुबह शाम उसको रीड कर सकते हैं। ठंड का समय है, ठीक है, रजाई के अंदर भी आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो रजाई के अंदर बस पीडीएफ को ओपन करना है, सरसरी नज़र में शुरू से अंत तक पूरा 15 मिनट में आपको रिवाइज कर लेना है। तो पीडीएफ का ये बेनिफिट होता है, ओके। देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। नोटिफिकेशन के साथ ही आपका सिलेबस भी जारी हुआ था, तो हम आपके ऑफिशियल सिलेबस पे आए हैं। तो आपको दिखेगा कहाँ पे, ये जो आज की टॉपिक हम करने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ पे दिख जाएगा? 30 नंबर पे किशोरों के लिए यौन शिक्षा और 31 नंबर पे मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। तो 30 और 31 आज का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। आसानी से आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं और अपना 3 नंबर फिक्स कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी हमने कराए हैं सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो से 31 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जितनी भी आपकी बच रहे हैं मिडवाइफरी से हैं, ठीक है। मिडवाइफरी जो आपका सब्जेक्ट है उससे ये सारे हैं, ठीक है। जैसे कि एबॉर्शन हुआ, ठीक है, एबॉर्शन की असमानताएं, नवजात की देखभाल, ठीक है, समान प्रसव के दौरान देखभाल, समान गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। हालांकि ये भी मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन वो फील्ड वर्कर के लिए क्लास जब चल रही थी आरआरबी फील्ड वर्कर की, तब वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आपके लिए भी स्पेशल ये क्लास लेके आएंगे, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, मात्र एक वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। और पीछे से आपके एमसीक्यू का भी चल रहा है, हर एक टॉपिक से 60, 70, 80 जितना बन सकता है, बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक एमसीक्यू भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तीन वीडियो हमने एमसीक्यू का दे दिया है। 3 वीडियो में हमने दो टॉपिक का ही कवर किया है, ठीक है, 2 टॉपिक का ही कवर किया है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व और जो स्वास्थ्य के बाहरी रूप एवं जो योजनाएं हैं उसको लेकर दूसरा टॉपिक है, उसकी एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। दूसरा पार्ट भी हो सकता है आज आपको मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ने वाले हैं किशोरों के लिए यौन शिक्षा। तो पहले हम जानेंगे कि किशोरावस्था होता क्या है, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जानिए, आपको डालना है किशोरावस्था और शारीरिक विकास, हेडिंग ये डाल के रखना है। लिखना क्या है? किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था होता क्या है, ठीक है। किशोरावस्था बचपन से जवानी के बीच की आयु को कहते हैं। किसको कहते हैं? बचपन से जवानी के बीच की आयु को कहते हैं। यह 10 से इम्पॉर्टेंट है, 10 से 19 वर्ष के बीच का दौर है। मतलब 10 साल की आयु से लेकर 19 साल की आयु के बीच की अवस्था को ही किशोरा अवस्था कहते हैं। इज दैट क्लियर? और जिससे हर व्यक्ति गुजरता है, जिससे हर कोई व्यक्ति गुजरता है, जाहिर सी बात है।
ठीक है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और मनोसामाजिक एवं भावनात्मक बदलाव आते हैं। शारीरिक परिवर्तन तथा व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखे जा सकते हैं। इस अवस्था में शरीर के आकार एवं आकृति में बदलाव आता है, जिससे लड़के एवं लड़कियों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बचपन में क्या रहता है, 3 साल या 2 साल 4 साल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें रहती हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 से 19 साल के बीच आते हैं तो बदलाव डिफरेंस हो जाता है, ये सभी को पता है। मेल में दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं और भी चीज़ें होता है, ठीक है, वो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, लड़कों में यौवन अवस्था, ठीक है। किशोरावस्था का आरंभ आमतौर पर 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु में होता है। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, पता ही ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। हालांकि उनके शारीरिक, अब आगे की लाइन देखिए, लिखा है कि हालांकि उनके शारीरिक विकास के लक्षण शुरू में लड़कियों की तरह स्पष्ट नहीं होते। प्रत्येक लड़के, ठीक है, प्रत्येक लड़के का यौवन अवस्था में प्रवेश अलग अलग समय पर होता है, जो उनके पोषण पर डिपेंड भी है भैया, ठीक है। पोषण, आयु वर्ग आदि पर निर्भर करता है। किन किन पर निर्भर करता है? पोषण, आयु वर्ग आदि पर निर्भर करता है। अब देखिए, लड़कों के विकास के विभिन्न स्तर निम्नलिखित हैं। कितने स्तर हैं, हम इस चीज़ को अब डिस्कस करने वाले हैं। लड़कों के विकास की 5 अवस्थाएं होते हैं, तो वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में, ठीक है, 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में ऊपरी तौर पर, ठीक है, ऊपरी तौर पर शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं ऊपरी तौर पर, ठीक है, लेकिन जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। क्लियर, मतलब कि ऊपरी तरीके से देखेंगे, ठीक है, शारीरिक में कोई डिफरेंस बदलाव नहीं रहता है, ठीक है, कोई अलग बदलाव नहीं रहता है, लेकिन जननांगों का विकास शुरू हो जाता है 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इस अवस्था में ऊपरी तौर पर वही आगे ये लाइन भी है। अब देखिए 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है कि 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में इस अवस्था में जननांगों पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और अंडकोश का आकार बड़ा होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे पॉइंट में, 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में। 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में पेनिस का आकार, ठीक है, चौड़ाई बढ़ने लगती है, जननांगों के बाल गहरे हो जाते हैं। इस अवस्था में स्पर्म स्राव और रात में वीर्यपात भी शुरू हो सकता है। क्लियर, 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में लड़कों में। चलिए चौथे पॉइंट में हम देखेंगे, 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में आवाज़ में भारीपन आ जाता है तथा चेहरे पर बगलों में भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। आपको देखिए, आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकता है, मैं बता रहा हूँ कैसे प्रश्न बनेगा। ऐसे प्रश्न बन के आएगा, निम्नलिखित में से लड़कों में यौवन अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। लिख के आएगा क्या, पहला ऑप्शन लिख के आएगा कि 15 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों में आवाज़ के भारीपन आ जाता है, चेहरे और बगलों में बाल आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट लिख के आएगा, 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में पेनिस का आकार और चौड़ाई बढ़ने लगता है, जननांगों के बाल गहरे हो जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन लिख के आएगा क्या, दूसरा ऑप्शन लिख के आएगा कि दूसरा ऑप्शन लिख के आएगा कि 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में ऊपरी तौर पर शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, किंतु जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। और चौथा ऑप्शन लिख के आएगा इनमें से सभी। तो सभी सही हैं, तो सभी टिक करना होगा। ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, चलिए पांचवें पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि 15 से लेकर 19 वर्ष के बीच में, 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बीच में क्या होता है भैया, 15 वर्ष से 19। देखिए अभी हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, ये वहाँ से ऐसे ही प्रश्न बना था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़कों के यौवन अवस्था के संदर्भ में सही व्याख्या है, तो ऐसे करके आया था, ठीक है, ऐसे करके आया था आरआरबी टेक्नीशियन में, ठीक है, पेपर। तो आपके भर्ती परीक्षा में भी कैसे भी करके पूछ सकता है, ये तो मेनली आपका सिलेबस ही है।
और वहाँ पे बायो में एक रिप्रोडक्शन नाम का है, ठीक है, 10th क्लास में। तो वहाँ से ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा था। आपको तो मेनली एक टॉपिक ही दे रखा है इन्होंने कि हम इससे प्रश्न पूछेंगे, तो आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न तो आना तय ही है। अब देखिए 16 से 19 वर्ष के बीच में क्या है, इस अवस्था में ये अवस्था की किशोरावस्था का पूर्ण विकास है, ठीक है, मतलब 15 से 19 वर्ष में किशोरावस्था का पूर्ण विकास है। पेनिस और अंडकोश का, ठीक है, एडल्ट जैसा पूर्ण विकास हो जाता है, त्वचा तैलीय हो जाती है, ठीक है, तथा मुहासे और पसीने में वृद्धि हो जाती है। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने लड़कों का यौवन अवस्था देख लिया। अब हम देखेंगे लड़कियों की यौवन अवस्था, ठीक है। फीमेल के बारे में देखेंगे। प्रत्येक लड़की का किशोरावस्था में प्रवेश का समय अलग अलग होता है। यह काफ़ी हद तक, ठीक है, पोषण, शरीर की संरचना, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। भारत में सामान्यतः जनरली 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों में यौवन प्रारंभ होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अंतर देखा जा सकता है, ठीक है। ग्रामीण में क्या रहता है, जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, और शहरी में देखिए ग्रामीण का क्लाइमेट अलग रहता है और शहरी क्षेत्र में क्लाइमेट अलग रहता है। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है, शारीरिक विकास को लेकर। क्लाइमेट, पोषण, ये सब बहुत ही अहम भूमिका हैं शरीर की वृद्धि और विकास में। चलिए, लड़कियों के यौवन अवस्था के भी 5 स्तर हैं। जिस प्रकार से हमने देखा लड़कों का, वैसे ही लड़कियों के भी यौवन अवस्था के 5 स्तर है, ठीक है। वहाँ से 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष से स्टार्ट था, यहाँ 9 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु के बीच में स्टार्ट हो रहा है। इस अवस्था में शरीर में ऊपरी तौर पर कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, जैसे मेल में देखा था वैसे फीमेल में भी चीज़ें हो रही हैं। देखिए 5 स्तर की बात है। पहले स्तर में क्या रहता है, 9 से लेकर 11 वर्ष की आयु के बीच की बातें हैं। और इस अवस्था में क्या बोला जा रहा है कि ऊपरी तौर पर कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अंडाशय का विकास और हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है 9 से 11 वर्ष की आयु के बीच में फीमेल में, ठीक है। चलिए, दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरे स्तर की 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच की बात कही गई है। इसमें क्या होता है भैया, इस अवस्था में स्तर का विकास शुरू होता है। जननांगों पर बाल आना और निप्पल के चारों ओर कालापन, गहरापन लड़कियों में अलग अलग हो सकता है, दिखने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे स्तर में 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच की बात है। तो यहाँ पे स्तन का विकास और अधिक हो जाता है, ठीक है। वजाइना के चारों ओर बाल और गहरे तथा घने हो जाते हैं, ठीक है। वजाइना का आकार बढ़ता है, सफ़ेद स्राव की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इस दौरान मासिक धर्म प्रारंभ होता है, हालांकि शुरुआत में यह अनियमित हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बोला गया है तीसरे स्तर में, मतलब 13 से 15 वर्ष की बीच की आयु की बात है, ठीक है, फीमेल में। चलिए चौथे स्तर की बात है, 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के बीच की बात है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यौन अंगों के चारों ओर बालों का विकास होने लगता है, शरीर के आकार में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, लंबाई और वजन बढ़ने के साथ साथ कूल्हों की चौड़ाई बढ़ जाती है और कमर पतली नज़र आने लगती है। एंड्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक है, ध्यान देना है, एंड्रोजन हार्मोन के कारण त्वचा तैलीय हो जाती है और इसीलिए इस अवस्था में शरीर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए 15 से 18 वर्ष की अब बात है, 15 से 18 वर्ष की बात है। तो यहाँ पे 15 से 18 वर्ष की मतलब 5वें स्तर की बात है। 15 से 18 वर्ष के बीच में क्या क्या कही गई है बातें, उस चीज़ को ध्यान में देखना है, ठीक है। यह विकास का अंतिम चरण है, ठीक है, यौन अवस्था का विकास का अंतिम चरण है। इस अवस्था में लड़कियां पूर्ण एडल्ट हो जाती हैं, स्तन और जननांगों का पूर्ण विकास हो चुका होता है, मासिक चक्र नियमित हो जाता है। इस अवस्था में यदि स्त्री के अंडे का मिलन पुरुष के वीर्य से हो जाए तो निषेचन हो सकता है। अनिश्चित, ठीक है, अनिषेचित अंडा हर महीने मासिक स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। हालांकि वो मिडवाइफरी हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि एंडोमेट्रियम वाल का टूटना, फिर वो बाहर आना, एंडोमेट्रियम वाल का फिर से विकास होना, वो चीज़ हम देखेंगे मिडवाइफरी में। अभी यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं देखना है। और नोट क्या लिखा है भैया कि लड़कियों और लड़कों के विकास का यह चक्र उनके शारीरिक
मानसिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जल्दी या देर हो सकता है। क्लियर। चलिए, जो आपने ऊपर पढ़ा उसी से संबंधित प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न क्या है लड़कों में, ठीक है। प्रश्न क्या है, लड़कों में किशोरावस्था का आरंभ आमतौर पर किस आयु के बीच होता है और इसका समय किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, प्रश्न अच्छा है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि लड़कों में किशोरावस्था का आरंभ आमतौर किस आयु बताना है, आयु के बीच होता है, प्लस हमको ये भी बताना है इसका समय किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों से ये प्रभावित भी होता है। चलिए, विकल्प आपके पास है 10 से 12 वर्ष, ठीक है। 10 से 12 वर्ष, और जो बोला जा रहा है भोजन और सामाजिक परिवेश 13 से 15 वर्ष, बोला जा रहा है कि भोजन पोषण आयु वर्ग और स्वास्थ्य पे, और सी वाला ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष पारिवारिक स्थिति और शारीरिक कसरत, और डी वाला बोला जा रहा है कि 14 से 16 वर्ष आनुवंशिकी और आर्थिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। जी हाँ, बी करेक्ट है, ठीक है। 13 से 15 वर्ष पोषण आयु वर्ग और स्वास्थ्य पे, ठीक है। व्याख्या पढ़ सकते हैं, व्याख्या में भी वही चीज़ें लिखी हैं जो ऊपर हम आपको थियरी में पढ़ा के आए हुए हैं। व्याख्या क्या लिखा गया है कि लड़कों में किशोरावस्था का आरंभ आमतौर पर 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। इसके समय में भिन्नता उनके पोषण आयु वर्ग और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया हर लड़के में अलग अलग होती है, उनके शारीरिक बदलाव धीरे धीरे स्पष्ट होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लड़कियों में किशोरावस्था के शुरुआती चरण में, ध्यान देना है लड़कियों की बात है, ठीक है, फीमेल की बात हो रही है। लड़कियों में किशोरावस्था के शुरुआती चरण में क्या बदलाव होता है और यह बदलाव कब से शुरू होता है। विकल्प आपके पास हैं, हमने आपको थियरी में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि 9 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। 9 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, अंडाशय का विकास और हार्मोन स्राव शुरू होता है। डिट्टो वही लाइन ही है थियरी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। जी हाँ, बी करेक्ट है। चलिए, व्याख्या पढ़ सकते हैं आप, व्याख्या वही है जो ऊपर हम आपको थियरी बताते हुए आए हैं। लड़कियों में किशोरावस्था का शुरुआती चरण मतलब प्रथम स्तर का जो बात है 9 से 11 वर्ष के बीच शुरू होता है, जिसमें ऊपरी तौर पर कोई बदलाव हमें नहीं स्पष्ट होते हैं, लेकिन हाँ, अंडाशय का विकास और हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। किशोरावस्था में लड़कों के शारीरिक विकास की कौन सी अवस्था में आवाज़ भारी होने लगती है और चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है। अब बताइए, किशोरावस्था में हमको ध्यान देना है, लड़कों की बात कही गई है, ऊपर हमने थियरी पढ़ा है। किशोरावस्था में लड़कों के शारीरिक विकास की कौन सी अवस्था में आवाज़ भारी होने लगती है और चेहरों पर बाल आना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 18 वर्ष के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या, जी हाँ, सी करेक्ट है, ठीक है। 15 से 18 वर्ष के बीच में। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, जो ऊपर हम थियरी में पढ़ाए हैं वही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, लड़कियों में मासिक धर्म कब प्रारंभ होता है और शुरुआती समय में इसकी क्या स्थिति रहती है। पूछा जा रहा है क्या कि लड़कियों में मासिक धर्म कब प्रारंभ होता है और शुरुआती समय में इसकी क्या स्थिति रहती है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या इसका राइट आंसर बी है क्या, 13 से 15 वर्ष और अनियमित। क्या इसका राइट आंसर बी है क्या, जी हाँ, बी ही करेक्ट है आंसर, ठीक है, बी ही करेक्ट है। व्याख्या वही है जो हमने आपको ऊपर थियरी में बता के आए हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, एंड्रोजन हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें कौन सी स्वच्छता आवश्यक हो जाती है। तो आप अब इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम थियरी में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि भैया एंड्रोजन हार्मोन से त्वचा तैलीय हो जाती है, शारीरिक की नियमित सफाई जरूरी हो जाती है। ओके, चलिए, व्याख्या वही है जो हम आपको ऊपर थियरी में पढ़ा के आए हुए हैं, फिर भी आपको एक बार व्याख्या देख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। किशोरों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान, उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किशोरावस्था जीवन का ऐसा चरण है, ध्यान देना है, किशोरावस्था जीवन का ऐसा चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव के
बदलाव के साथ साथ व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह बदलाव उनके व्यक्तिगत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य कारण उनके शरीर में हो रहे हार्मोनल परिवर्तन, नई जिम्मेदारियां का अनुभव और सामाजिक दबाव है। ठीक है, चलिए पहला हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं किशोरावस्था में लड़कों में। ठीक है, तो स्वतंत्रता की लड़कों की बात है कि या फिर सभी के किशोरों के व्यवहार में। ठीक है, पूरा हम बात करेंगे किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, पूरा, चाहे मेल फीमेल चाहे जिसकी बात हो, उन क्या व्यवहार में उनके क्या चेंजेस होते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, एक एक पॉइंट है। चलिए, पहला कि स्वतंत्रता की चाह रहती है। क्या होता है भैया, उनको आज़ादी चाहिए हर एक चीज़ को लेकर कि भैया हम पे किसी का दबाव न रहे। ठीक है, और इसी में लड़कियां बिगड़ भी जाते हैं। ज़्यादा छूट मिल जाता है, ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है तो वो अलग ही फिर मौज करने लगते हैं। तो किशोर इस उम्र अपनी पहचान और स्वतंत्र के लिए अधिक इच्छुक हो पाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं और निर्णय को खुद पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि माता पिता, ठीक है, माता पिता और परिवार पर निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सही बात है। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सही है, लेकिन क्या रहता है कि कभी कभी इस चीज़ को ज़्यादा ही आज़ादी मिल जाती है तो फिर वो गलत कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, कई बार परिवार की बातों को अनसुना करते हुए खुद के फैसले लेने लगते हैं। कई बार पापा समझाते हैं, बेटा ऐसा है, तुम अभी 10+2 कर चुके हो तो तुम इसमें एडमिशन ले लो। बेटा क्या बोलता है, नहीं पापा मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, फिर वहाँ पे उनकी बातों को काट कर, उनकी बात को ना मानकर गलत कदम उठा लेते हैं, फिर जिससे उनके भविष्य को लेकर चीज़ें खराब होने लगती है। तो और इनके देखिए चुनौती, अब हम चुनौती में क्या देखेंगे, माता पिता से विचारों का टकराव और अनुशासनहीनता की बात होती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि सामाजिक दबाव और महसूस, देखिए ये सब प्रैक्टिकल आप इस चीज़ से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे होंगे या फिर अपने आसपास के लोगों में ये देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें होता है, थियरी एज अ थियरी के रूप में देखना है और उसी को आपके भर्ती परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसी के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, और मैं ज़्यादा यहाँ पे समझा भी नहीं सकता हूँ। तो सामाजिक दबाव और समूह का प्रभाव, किशोरों पर उनके मित्रों और साथियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। किशोरों पर उनके मित्रों और साथियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बकलोल मिल गया, ठीक है, दोस्त मिल गया बकलोल जो पार्टी सार्टी करता हो, ठीक है, चौराहे पे बैठ के सिगरेट पीता हो, ठीक है, और रात को पार्टी, मुर्गा दारू की पार्टी, ठीक है, दिन भर घूमना, क्रिकेट मैच खेलना, ये सब खेलना, वो सब खेलना। ठीक है, तो ये गलत असंगत उनके भविष्य को प्रभाव डाल सकता है। गलत संगत और मित्रता ऐसे ही होता है। तो किशोरों पर उनके मित्रों और साथियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लाइन बोली गई है वही चीज़ है। अच्छा दोस्त रहेगा, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रहेगा, अच्छे लोगों से मित्रता रहेगी तो आपके अंदर भी अच्छे गुण विकसित होंगे। इस दौरान ज़्यादा कुछ मेच्योरिटी, देखिए मेच्योरिटी रहती है, लेकिन हार्मोन के कारण जो शरीर के अंदर एक्टिविटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, कि साला ये चीज़ मिल जाए तो ये हम कर ही देंगे। हमारे सामने अगर पहाड़ रख दिया जाए तो हम पूरा पहाड़ को तोड़ देंगे। हमारे अगर हमसे बोल दिया जाएगा कि ऊपर से जाके चाँद उठा लाओ तो चाँद उठा लाएंगे। ये चीज़ अंदर से रहती है इस अवस्था में। तो वे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। हाँ सही बात है, दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं और मित्रों की पसंद और राय को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि कोई साथी है, बोल दिया कि यार तुम बहुत ही गजब का क्रिकेट मैच खेलते हो, ठीक है, तुम ऐसा काम करो, ये काम करो, तुम अपनी पढ़ाई को भी यहाँ पे स्टॉप कर दो, बस नॉर्मली ऐसे नाम लिखा लो एज अ डिग्री के रूप में। ठीक है, डिग्री आपको चाहिए तो आप नाम लिखा लो, बाकी आप रुचि आपकी क्रिकेट में आप अपना बढ़ाओ, रुचि अपनी क्रिकेट के मैच में बढ़ाओ। ठीक है, दिन भर खेलो और आप क्या बोलते हो, क्रिकेटर बन जाओगे, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हो।
तो वो सीरियस ले लेंगे, मित्रों की बात उनको अच्छी, उनकी राय उनकी अच्छी पसंद आएगी। अब वहीं पे पिता फादर जो रहेंगे उनको समझाएंगे यार ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्रिकेट खेल रहे हो ठीक है, समय दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खेलना भी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है आपके शारीरिक विकास को लेकर, लेकिन उसको लिमिट रखिए, पढ़ाई ज़रूरी है। तो आपको फिर वहाँ पे बुरा लग जाएगा, हैं मेरा दोस्त बोला है ना तो मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, ये चीज़ रहता है। फिर वहाँ पे पिता से ज़्यादा दोस्तों की राय अच्छी लगती है, वही बात बोली गई है। फिर बहस करने लगते हैं, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, यही चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख, गलत संगत में पढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, गलत संगत में पढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। और चुनौती क्या रहती है भैया? मादक पदार्थों का सेवन, अनुचित व्यवहार या गलत आदतें अपनाने की संभावना। इस दौरान ट्रू लव भी होता है, ठीक है, आकर्षित ज़्यादा होते हैं पुरुष लोग फीमेल की ओर, या फिर फीमेल पुरुष की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं इसी आयु के बीच में, ठीक है। इसी आयु के बीच में जो अपने आप को संभाल लिया वो सक्सेस हो गया। जो अपने आप को संभाल नहीं, इसी से दो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। जब इस आयु में पुरुष हो या फिर महिला हो, जब पहुंचते हैं तो इनके जीवन के, इनके भविष्य को लेकर दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो जाता है अच्छे की ओर, एक रास्ता जाता है बुरे की ओर। दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है, दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकल के पहुंच जाता है भविष्य सुधारने को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, एक रास्ता भविष्य को पीछे अंधकार में डालने को लेकर जाता है। तो यहाँ पे इस वाले रास्ते पे ज़्यादा लोग चल पड़ते हैं, और जो यहीं पे कंट्रोल कर लिया, हार्मोन रहता है भैया, हार्मोन पे कंट्रोल, हार्मोन पे नियंत्रण पा लिया जो, ठीक है, वो सक्सेस हो जाता है। गलत रास्ता ना अपना कर सही रास्ता चुन लेता है, वही सफल होता है आज के ज़माने में। क्लियर? अब देखिए तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि भावनात्मक अस्थिरता। जी हाँ, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण भावनाएं भी अस्थिर हो जाती हैं, मन भटकता है, कभी ये करने के कभी वो करने को, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, उदासी या चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, पापा ने डांट दिया, बेटा ने मुंह फुला के बैठ गया, 2 दिन से खाया ही नहीं खाना, ठीक है। या फिर जब अट्रैक्शन लव होता है, प्यार होता है, तब भी वहाँ पे जो प्रेमिका है बोल दी उल्टा सीधा, उसको लेकर टेंशन, उसको लेकर चिड़चिड़ापन, उसको लेकर उदासी कि यार इनसे हम ट्रू लव करते थे, कैसे हो गया, ये हो गया, ब्रेकअप हो गया, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। और जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, 90% लोगों में ये चीज़ देखने को मिल ही जाता है। आत्मविश्वास की कमी या आत्ममुग्धता, वो जो मैंने आपको बताया, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कभी कभी अवसाद या चिंता भी देखने को मिलती है। चुनौती क्या रहती है? भावनाओं को संभालना कठिन हो जाता है, जिससे आत्मसम्मान या फिर आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। क्लियर? ये चुनौती रहती है। अब देखिए चौथे पॉइंट में यौन रुचि और जागरूकता। यह उम्र यौन रुचि के विकास और यौन जागरूकता का समय होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बनने लगता है, जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है मेल और फीमेल। मेल जो पुरुष रहता है, ठीक है, वो फीमेल महिला की ओर आकर्षित होता है, महिला पुरुष की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। हालांकि सब चीज़ें सही हैं, लेकिन वो चीज़ें लिमिट में होती तो सही लगता है, ठीक है। लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बनने लगता है, खुद के शरीर और यौन विचारों को लेकर सवाल जिज्ञासा होती है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे मेल फीमेल को इस चीज़ से बचाया जा सकता है, उसी को लेकर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। वही मेन टॉपिक ही है, आपको वही चीज़ समझना ही है। कभी कभी यौन संबंधों या अनुचित कार्यों में बदल सकता है, ठीक है, अनुचित कार्यों में बदल सकता है, वो आप समझ ही रहे हैं ये कौन सी लाइन है, ठीक है। हालांकि उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें तो बेहतर है। चलिए, चुनौती। यौन शिक्षा और सही मार्गदर्शन की कमी से गलतफहमी और जोखिम भरा व्यवहार हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे जोखिम भरा व्यवहार क्या है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। किशोरों में नई चीज़ों का आजमाने और जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। बिना सोचे समझे निर्णय लेना, ठीक है। तेज़ गति से वाहन चलाना, देखते हो ना कि बोलते हैं अभी स्पीड से कोई हमारे सामने गुजर जाता है, बोलते हैं लड़का भैया जवान हो गया है, ठीक है, लड़का जवान हो गया, देख रहे हो कितनी गुंडाई है, बिल्कुल तेज़ से, क्यों? दिखाने के लिए,
किसको? हमको हमको नहीं भैया, ठीक है। बगल में बाजार में घूम रही लड़कियों को दिखाने के लिए, वाहन तेज से चलाना, ठीक है, गलत दोस्ती करना, मादक पदार्थों का सेवन, सब कुछ चीज़ें हैं रिस्क, जो जिसको बोलते हैं रिस्क को लेकर, ठीक है। सामाजिक मानदंडों की चुनौती देना। चुनौती क्या है इनके सामने? अब इस चीज़ को चुनौती क्या है? तो यह व्यवहार गंभीर दुर्घटनाओं या समस्याओं का कारण बन सकता है, जो आपको पता ही है। शिक्षा और करियर पर दबाव। किशोरों पर शिक्षा और करियर को लेकर परिवार और समाज का दबाव होता है। पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने की चिंता, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, ठीक है, असफलता का डर, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसको लेकर क्या चुनौती रहेगी? यह दबाव किशोरों में आत्मविश्वास की कमी, तनाव और कभी-कभी अवसाद का कारण बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, मूल्य और नैतिकता में बदलाव। इस उम्र में किशोर खुद के लिए सही और गलत के बीच अंतर समझने की कोशिश करते हैं। वे अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं, दूसरों के विचारों और जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चुनौती क्या है? परिवार और समाज से अलग मूल्य अपनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? तकनीक और सोशल मीडिया का प्रभाव, जो आज के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए बेस्ट है सोशल मीडिया, फिर और जो उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए भैया गलत ही रहने वाला, उसका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, अभी आप क्लास कर रहे हो तो आप इसका पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठा रहे हो, टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा उठा रहे हो पॉजिटिव वे में, ठीक है। वहीं पे और भी लोग हैं मोबाइल का इस्तेमाल, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो, शॉर्ट्स, सॉन्ग, गाना ये सब देख रहे हैं, तो वो अपने भविष्य को या फिर अपने समय को बर्बाद ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, तकनीक और सोशल मीडिया का प्रभाव। आज के किशोर प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने और दिखाने की प्रवृत्ति, अनावश्यक रूप से दूसरों की तुलना करना, ठीक है। सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने और दिखाने की प्रवृत्ति, अनावश्यक रूप से दूसरों की तुलना। मैं इसके पहले भी आपको एक MCQ क्लास लेके आया था स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या की तुलना या फिर कंपेयर दूसरों से ना किया करें। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि भेड़ की जो सिंह बनी है सिंहासन के पीछे मत भागिए, क्योंकि जहाँ पे सिंह बैठ जाता है वही उसका सिंहासन हो जाता है। तो सिंह बनी है सिंहासन के पीछे, ये इसके पीछे मैंने छोटी सी स्टोरी बताई थी क्या कि अविद्या क्या होता है उसको समझाया था। आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है लेकिन बढ़िया है। तो वही चीज़ है कि दूसरों से कंपेयर करना, वो इस किताब को फॉलो किया है, वो इस चीज़ में सक्सेस हुआ है तो हम भी इसी में जाएंगे, ये थोड़ा बहुत आपको मदद कर सकता है। लेकिन भेड़ की चाल चलने से क्या मतलब है? भेड़ आपने देखा है ना, जहाँ एक भेड़ जाते हैं वहाँ पे सभी चल देते हैं पीछे पीछे, तो वही भेड़ की चाल नहीं। अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे अलग और हट के करना है। जैसे मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही आ रहा हूँ तो सबसे अलग और डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी नहीं भागा हूँ सब्सक्राइबर के पीछे, जैसे गलत थंबनेल लगा के बोल देना एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, ये सब गलत थंबनेल कभी नहीं लगाया हूँ। अगर वो चीज़ मैं लगाता तो आज भी मेरे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग करने, सबसे डिफरेंट करने और लोगों को अपने मंजिल तक पहुँचा पाएँ, ठीक है। ये हमारा प्रयास रहता है शुरू से अंत तक, ठीक है। और सत्य की जानते ही हैं, सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, सभी को पता है। थोड़ा स्ट्रगल है, चीज़ों को झेलना पड़ जाता है वहाँ पे हमें भी, जो कि और भी चीज़ें हैं जो मैं तो चाहता हूँ एक चीज़ आपको ऐसा बता दूँ, लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो नहीं तो ओपनली हम बता दें कि आज ये होने वाला है तो यही होगा, कल ये होने वाला है तो वही होगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न हमारे ही पढ़ाया द्वारा कंटेंट से आएगा, तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ट्रस्ट करें। एटलीस्ट यार कुछ नहीं देख रहे हैं, पीडीएफ ले रहे हैं तो पीडीएफ को ही पढ़ लें, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा जिस दिन भर्ती परीक्षा का पेपर दे के आएंगे उस दिन आप खुद ब खुद मैसेज करेंगे कि सर ये क्या हो गया, कैसे ये चीज़ संभव हो पाया। तो
अब आप बाकी आप समझदार हैं ही, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर दे भी नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने और दिखाने की प्रवृत्ति, अनावश्यक रूप से दूसरों की तुलना करना, साइबर पुलिंग या ऑनलाइन लत की संभावना, ठीक है, साइबर पुलिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। चुनौती क्या हो जाती है, इनको अनियंत्रित तकनीक उपयोग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे देखेंगे, रचनात्मक और नई रुचियाँ। किशोर इस समय अपने अंदर छिपी रचनात्मक और नई रुचियों को पहचानते हैं, ठीक है। किशोर क्या करते हैं इस समय भैया, इस समय अपने अंदर छिपी छिपी प्रतिभा को पहचानते हैं और नई रुचियों को पहचानते हैं, ठीक है। अपनी अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, जैसे कि इसी अवस्था में ही पता चल जाता है कि हमारा माइंड किस ओर सेटअप हो चुका है, ठीक है, हमको किस ओर जाना है, वहीं पे ये डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के प्रति क्या हमें रुचि है, वो चीज़ दिख जाता है। या फिर हमें कोई खिलाड़ी ही बनना है, हमें कोई फोर्स लाइन में ही जानना है, या हमें देशभक्ति ही करना है, हमें शिक्षक ही बनना है, तो वो रुचि ऑटोमेटिक अंदर आ जाती है और पहचान में भी आ जाती है। तो उसी को पहचानने में वही बात बोली गई है, ठीक है। जैसे कि कला, संगीत, खेल या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में रुचि, ये तो सबको पता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया है। नई चीज़ सीखने और खुद को निखारने की इच्छा भी रहती है। सकारात्मक पक्ष, ये सकारात्मक पक्ष है जो कि, ठीक है, ये सकारात्मक पक्ष माना जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है, ठीक है। और समाधान, किशोरों के व्यवहार में बदलाव को सही दिशा में लाने के लिए सकारात्मक संवाद। आप देखिए, अब जो जैसे ये सारा चीज़ आपने देखा, परिवर्तन किशोरावस्था के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो चीज़ें आ रही है किशोरावस्था में, उसको हम पॉजिटिव वे में कैसे ले जाएं, वही चीज़ है, उसका समाधान कैसे किया जाए, तो अब उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सकारात्मक संवाद, हर एक माता पिता को किशोरों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट उनके साथ बैठकर बातें करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ को लेकर कितना सीरियस हो, कहाँ क्या विचार प्रकट करना चाहिए, उनका भी विचार सुनना चाहिए, अपना भी विचार रखना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए, तब वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल में रहती है। गलत चीज़ों की ओर कदम उठाने से बचा जा सकता है सकारात्मक संवाद से माता पिता के, ठीक है। और गाइड, जो देखिए गाइड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सही समय पर सही जानकारी और यौन शिक्षा देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सही समय पर सही जानकारी दे दिया जाए, यौन शिक्षा के बारे में बता दिया जाए, तो ये उनको अलग ही वे में ले जाएगा, पॉजिटिव वे में अलग ही पहुँचाएगा उनके भविष्य को लेकर। अब देखिए, स्वतंत्रता का संतुलन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज़ादी नहीं देना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे थोड़ा लिमिट कर देना चाहिए आज़ादी को, स्वतंत्रता को थोड़ा लिमिट में रखना और जिम्मेदारी दें। ज़्यादा कोशिश करें कि जिम्मेदारी दें, बेटा आपको ये चीज़ करना है, ठीक है, और हो जाना चाहिए, ये चीज़ बोलना चाहिए गार्जियन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है चौथे पॉइंट पे, मित्रता, उन्हें समझे और उनके साथ दोस्ती जैसा बिहेव करें, उनको दोस्ती जैसा रिश्ता का एहसास दिलाएं। उनको लगे कि हम अगर इस चीज़ में सफल नहीं हुए, ठीक है, जो काम कर रहे हैं सफल नहीं हुए, तो हमारे पापा एज अ दोस्त के रूप में हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी मदद करेंगे, जब भी हमें मुसीबत आएगी तो हमारे साथ वो खड़े रहेंगे। इस चीज़ का अनुभव दिलाने की कोशिश करें। अब देखिए हम प्रश्न बनाएंगे। अब देखिए आपको प्रश्न बनाना है भैया। प्रश्न क्या है, किशोरावस्था को बचपन और जवानी के बीच का दौर कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, प्रश्न को समझना है, ठीक है। इसमें सारे एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आप बना सकते हो, छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। हमने बोला है क्या प्रश्न में क्या लिखा है, हमने लिखा है कि किशोरावस्था को बचपन और जवानी के बीच का दौर कहा जाता है, जिसमें 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। एक तो आपको यही जानकारी मिल गई प्रश्न में। दूसरा बात है कि इस आयु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों में से कौन सा पहलू शामिल होते हैं और यह शारीरिक विकास में कैसे परिलक्षित होते हैं, अब बताइए। अब ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आ सकता है, क्यों? क्योंकि 2 घंटे का टाइम है भैया, तो कहीं ना कहीं टाइम आपका बर्बाद हो प्रश्न पढ़ने में, उसके बाद आंसर को ढूंढने में, इसलिए ऐसे प्रश्न को सेटअप किया गया है। मैं स्टार्टिंग से ही बता चुका हूँ कि
शून्य से शिखर तक जो भी प्रश्न करवाते हैं, बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक। तो अब आपको पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, फिर उत्तर को समझना है कि क्या उत्तर हो सकता है। तो बताना है कि भैया किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच जो होती है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं और यह शारीरिक विकास में कैसे परिलक्षित होते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प नंबर 1 है, बोल रहा है कि केवल मानसिक और शारीरिक, केवल वर्ड आ गया है तो ये तो होगा नहीं, केवल है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, केवल डी में भी है, ये भी नहीं होगा, तो यहीं पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहीं पे ही उत्तर निकाल दिया बिना पढ़े ही, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है क्या? तो जी हाँ, सी ही है। देख लीजिए कितना आसानी से प्रश्न बना लिए छोटी सी ट्रिक का फॉलो करके। तो किशोरावस्था जो 10 से 19 वर्ष के बीच की होती है, इसमें क्या रहता है भैया? इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी प्रकार के बदलाव आते हैं, जो हम ऊपर थियरी में डिस्कस कर चुके हैं। व्याख्या आप पढ़ना चाहते हो तो व्याख्या पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं ऊपर थियरी पढ़ा चुका हूँ तो व्याख्या की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें इसलिए मैं व्याख्या भी लिख देता हूँ हर एक प्रश्न के ऊपर, ठीक है। मुँह से बताने से और खुद से रीड करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, ठीक है, सुनना बोलते हैं। आप कोशिश किया करिए कि मेरे साथ साथ खुद आप पढ़ने की कोशिश किया करिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आता वो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। चलिए, लड़कों में किशोरावस्था का आरंभ 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस समय के दौरान कौन से प्राथमिक लक्षण उभरने लगते हैं और यह किन चरणों में स्पष्ट होता है? अब बताइए, जो लड़कों में किशोरावस्था होता है, इसका आरंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में हो जाता है, ठीक है। 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इस समय के दौरान कौन कौन से प्राथमिक लक्षण उभरने लगते हैं, कौन कौन सा लक्षण उभरने लगता है और यह किन चरणों से स्पष्ट होता है, इसका उत्तर देना है। तो हम आपको बता ही रखें, केवल वर्ड आ गया, ठीक है, काट दीजिए। बी वाला बोला जा रहा है कि शिश्न का आकार बढ़ता है, जननांगों पर बाल उगने लगते हैं, अंडकोश का आकार बढ़ने लगता है और वीर्य स्राव शुरू हो जाता है, ठीक है। सभी चरणों में जननांगों और आवाज़ों से संबंधित बदलाव आते हैं। बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है क्या? ठीक है, डी हो जाएगा। क्या सभी चरणों में जननांगों और आवाज़ों से संबंधित बदलाव आते हैं? क्या इसका करेक्ट आंसर डी है क्या? चलिए देखते हैं। जी हाँ, डी ही करेक्ट है, ठीक है। सभी चरणों में जननांगों और आवाज़ से संबंधित बदलाव होते हैं। ओके, व्याख्या देख सकते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न पूछा है, एंड्रोजन हार्मोन का किशोरावस्था में त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा तैलीय हो जाती है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तैलीय किस ऑप्शन में है, बाकी आप यही देख लीजिए और चीज़ें हमको डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही है, तैलीय हो जाती है और मुहासे और पसीना बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी चीज़ों को हमको देखना ही नहीं, यहीं पे उत्तर मिल गया है। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ऐसे आप थियरी को पढ़े रहेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा प्रश्न बनाने में। तो व्याख्या आप देख सकते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से किशोरावस्था में त्वचा तैलीय हो जाती है, जिससे मुहासे और पसीना अधिक आने लगता है। इस दौरान नियमित रूप से त्वचा, देखिए कंटेंट में दम होना चाहिए भैया। कुछ लोग बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे ताकि हमारा चेहरा भी दिखे, हम भी दिखें, टाइम भी बर्बाद। तो मेरा मेन एम है क्या? सिलेक्शन दिलवाना, ठीक है। अपना छवि नहीं बनाना है, ठीक है। हम कैमरे के सामने आए, अपना फेस दिखाएं, हर चीज़ नहीं भैया। कंटेंट देना है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ अच्छे से, ठीक है। वो मैटर नहीं रखता है कि भैया डिजिटल बोर्ड, यार हम भी जान ही रहे हैं आप। बाकी आप लोगों का प्रयास रहेगा तो बहुत आगे चीज़ें होंगी, ठीक है। फिलहाल अभी तो हमको बनाना है, सिलेक्शन लेना है, प्रश्न और उत्तर बनाना है, ठीक है। थियरी पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में 14 से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं और यह उनके शरीर को आकृति कैसे प्रभावित करता है? बोला जा रहा है कि 14 से 16 वर्ष की अवस्था में कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं, किनमें? लड़कियों में। किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में 14 से 16 वर्ष की अवस्था में कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं और यह उनके शरीर की आकृति को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को कट कर देंगे, जो केवल लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को कट कर देंगे। अब बाकी की जो
बच रहे हैं आप इसका उत्तर दे दें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूल्हों की चौड़ाई बढ़ती है जिससे कमर पतली नजर आती है, ये हम थियरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। 14 से 16 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की लंबाई और वजन बढ़ने के साथ साथ कूल्हों की चौड़ाई भी बढ़ती है जिससे उनकी कमर पतली नजर आने लगती है। आप एक सॉन्ग भी सुने होंगे, ठीक है, बहुत बहुत, तो जो भोजपुरी सॉन्ग है उसकी क्या ही बात करें। चलिए, किशोरावस्था के दौरान विशेष आवश्यकताएं। किशोरावस्था के दौरान तीव्र, ठीक है, शारीरिक वृद्धि विकास होता है जिससे पोषण, ऊर्जा और स्वच्छता की अधिक आवश्यकता होती है। इस समय सही देखभाल और संतुलित आहार किशोरों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। नीचे किशोरों के विभिन्न आवश्यकताओं को विस्तार से समझाया गया है। चलिए, कौन कौन से हैं भैया, हम पढ़ते हैं। पहला है क्या यहाँ पे, पोषण और ऊर्जा, ठीक है। किशोरावस्था में पोषण और ऊर्जा की क्या ज़रूरत होती है, क्या महत्व होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि के कारण पोषण और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि संतुलित आहार, सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि लौह तत्व, आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन शामिल होने चाहिए, ठीक है, किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़कियों में मासिक चक्र के कारण रक्त की कमी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। लड़कियों में मासिक चक्र के कारण रक्त की कमी हो सकती है, इसीलिए लौह तत्वों की पूर्ति जरूरी होती है। क्लियर। तो उम्र और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार कैलोरी की मात्रा पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी उम्र और शारीरिक गतिविधि, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या शारीरिक गतिविधियां भी बढ़ती है ना, किसी कार्य को लेकर हुआ या फिर कोई भी एक्टिविटी है, तो उसके लिए भरपूर मात्रा में कैलोरी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट लाइन पे देखना है, उचित पोषण को भविष्य में गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। सही बात है। उचित पोषण भविष्य में गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, जब भी प्रेगनेंसी होगी उसके दौरान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायक होता है क्या, उचित पोषण, ठीक है। तो ये भी सही चीजें हैं, तो आपको एक एक लाइन देखना ही पड़ेगा। चलिए, स्वच्छता के बारे में हम देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता। अब ये स्वच्छता किशोरावस्था में क्या क्या स्वच्छता जरूरी है उस चीज को डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपका टॉपिक यही है, ठीक है। किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि, ठीक है, और हार्मोनल बदलाव के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि भैया नियमित स्नान, ठीक है, नियमित मतलब रोजाना स्नान करना जरूरी होता है। त्वचा को क्यों स्नान करना जरूरी होता है, क्योंकि त्वचा को साफ रखने और संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से नहाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हाथ धोना, ठीक है, हाथ धोना नेक्स्ट पॉइंट है, हाथ धोना। खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना जरूरी होता है। नाखून और बालों की सफाई, गंदगी और संक्रमण से बचने के लिए नाखून काटें और बालों को नियमित धोएं। ओके, तो ये सारे हैं जो किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता माना जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमने क्या देखा, नियमित स्नान करना देखा, हाथ धोना देखा, नाखून और बालों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता है। और त्वचा की देखभाल में क्या देखेंगे भैया, तैलीय त्वचा और मुहासे की समस्या से बचने के लिए चेहरा साफ रखें, संक्रमण से बचने के लिए साफ कपड़े पहने। ओके, अच्छा, अब आंखों की देखभाल में क्या हमने त्वचा का, देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता हमने देखा, त्वचा का स्वच्छता देखा। अब आंखों की देखभाल में देखेंगे, आंखों की सफाई में देखेंगे क्या, आंखों को नियमित सफाई करें और धूप तथा धुएं से बचाएं। बहुत छोटे अक्षरों की किताबों या कम रोशनी में पढ़ने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, ठीक हो सकती है, तो इसलिए इन सब चीजों से बचना पड़ता है। नियमित रूप से आंखों की जांच करवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कान, ठीक है, कान, नाक, गले की देखभाल। कान में क्या भैया, कानों में माचिस की तीलियां, ठीक है, पिन या नुकीली चीजें ना डालें। कभी कभी होता है ना कान में जैसे कि कुछ होता है तो एलर्जी जैसा फील होता है, तो माचिस की तीली का ही इस्तेमाल करके फूंक, ठीक है, उसका कचरा साफ करने लगते, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। या फिर पिन या फिर नुकीली चीजें नहीं डालनी चाहिए। गंदे पानी में तैरने से बचे, ठीक है, गंदे पानी तैरने से बचे या फिर स्नान करने से बचे। तेज हवाओं में संगीत सुनने से परहेज करें, तेज आवाज में, ठीक है, तेज आवाज में
कभी कभी हेडफोन भी लगाते हो तो आप उसको वॉल्यूम को मतलब नियंत्रित रखें कि इतना कि ज़्यादा तेज ना हो सके। हाँ, इतना तेज रहे कि आप सुन सके। कोशिश किया करिए कि हेडफोन से ही बचा जाए तो बेटर है। नाक और गला, ठीक है। नाक और गला में क्या खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, ठीक है, ताकि जो संक्रमण है दूसरों, जो आप में संक्रमित चीजें हैं वो दूसरे में ना फैल पाए, ठीक है। नाक और गले की सफाई नियमित करें, इधर उधर थूकने से बचे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, दांतों की देखभाल में। अब दांतों की देखभाल में क्या देखना है कि भैया दांतों को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। ये सारा कुछ किशोरावस्था की बात है। किशोरावस्था में क्या क्या स्वच्छता जरूरी होती है। किशोरावस्था क्या है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये सारी चीजें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। खाने के बाद मुंह की सफाई करें। तीखी नुकीली चीजों से दांतों को ना खुरदें। बहुत से लोग हैं, ठीक है, जैसे कि खाना खाने के बाद उनके दांत में ज्यादा गैप रहते हैं तो चावल या फिर रोटी के चीजें पार्टिकल्स वहां पे पार्टिकल धस जाते हैं या फिर फंस जाते हैं तो उनको क्या करते हैं लोग, नुकीली चीजों से साफ करने लगते हैं, जो कि ये चीजें नहीं करना होता है भैया। ज्यादा दिक्कत हो रही तो ब्रश उठाइए, ठीक है, और ब्रश एक बार कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक सारा चीज निकल जाता है। उसकी जरूरत नहीं है कि आप नुकीली चीजें या फिर कोई ऐसा चीज लेके उसको पार्टिकल को, भोजन के पार्टिकल को हटाएं वहां से। नहीं, ज्यादा दिक्कत हो रही तो ब्रश उठा के ब्रश कर लीजिए, ठीक है। अधिक मीठा खाने से बचे ताकि दांत खराब ना हो सके। क्लियर। अब देखिए वातावरणीय स्वच्छता में परिवार और समाज की स्वच्छता के लिए, ठीक है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वातावरणीय स्वच्छता परिवार और समाज की स्वच्छता के लिए कूड़े कचरे का उचित निस्तारण करें, ठीक है। घर के गंदे पानी के लिए सही निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय का उपयोग करें और खुले में शौच से बचें, ठीक है, तभी हमारा क्लाइमेट, हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ठीक है। सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें और पानी पीने का पानी हमेशा ढक कर रखें, ठीक है। घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। अब देखिए मेनली टॉपिक, अब हम मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता लड़कियों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न बना है, ठीक है। तो मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वच्छ और सूखे सैनिटरी पैड का उपयोग करें। इस समय शरीर को साफ सुथरा रखने पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था में सेक्स शिक्षा, सेक्स एजुकेशन देखना है क्या किशोरावस्था में। किशोरों को सेक्स शिक्षा देना आज के समय एक महत्वपूर्ण, ठीक है, आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इस उम्र में न केवल हार्मोनल बदलाव होते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण किशोरों में यौन जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है। ऐसे में सेक्स की सही और सटीक जानकारी देना आवश्यक है। गलत जानकारी या अज्ञानता किशोरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्लियर। सेक्स शिक्षा क्यों जरूरी है, हम पढ़ेंगे सेक्स शिक्षा क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अनचाहे गर्भ की समस्या से बचाव, ठीक है। सेक्स शिक्षा किशोरों को अनचाहे गर्भ से बचने के तरीके की जानकारी देता है। सही जानकारी होने से किशोरों में अनचाहे गर्भ की संभावना कम हो जाती है। क्लियर। असुरक्षित यौन संबंध, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। किशोरों को कंडोम और अन्य गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग की जानकारी मिलती है। इसमें वे यौन संबंधों के दौरान सुरक्षा के महत्व को समझ पाते हैं, ठीक है। अब यौन रोगों से बचाव भैया, जैसे कि हम देखेंगे कि सेक्स शिक्षा किशोरों को एड्स और यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूक करती है। इसके साथ ही बचाव के तरीकों को भी अपनाने का महत्व बताया जाता है। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। देखिए सेक्स के प्रति समझ विकसित करना, ठीक है। सेक्स शिक्षा किशोरों को यौन संबंधों और उनके शारीरिक व मानसिक प्रभावों को समझने में मदद करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे क्या, यौन जिज्ञासा को संतुलित करना, ठीक है। यौन जिज्ञासा को संतुलित करना, सही जानकारी मिलने से किशोरों में सेक्स के प्रति अनावश्यक उत्सुकता, ठीक है, जो अनावश्यक उत्सुकता रहती है वो कम हो जाती है। इसमें वे यौन गतिविधियों में देर से सक्रिय होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, ठीक है। तो
तो इसलिए इम्पोर्टेंट है सेक्स एजुकेशन। और सवालों का समाधान कैसे भैया, सवालों को समाधान है क्या, किशोरावस्था में बच्चों के मन में सेक्स को लेकर कई सवाल होते हैं। टीवी, इंटरनेट और अन्य स्रोतों से वे गलत या अधूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो माता पिता और शिक्षकों का दायित्व यही है कि वे उनके सवालों का सही और सटीक उत्तर दें। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सेक्स शिक्षा किशोरों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझने में मदद करती है। इसमें वे यौन संबंधों को पहले सावधानी बरतने के प्रति जागरूक रहते हैं। ठीक है, तो ये हम सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं, सेक्स एजुकेशन में ही सारे पॉइंट हैं। और देखिए माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है किसमें, सेक्स एजुकेशन में। ठीक है, सही जानकारी प्रदान करना पहली बात तो सही जानकारी में क्या, जैसे कि माता पिता और शिक्षक बच्चों को सेक्स के बारे में सही जानकारी दें। यदि बच्चों के पास गलत जानकारी हो तो उसे सुधारें। ठीक है, और खुले संवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, खुले संवाद को बढ़ावा देना, बच्चों के साथ यौन शिक्षा को लेकर एक सकारात्मक और सहज संवाद बनाएं। सवालों को टालने की बजाय सही उत्तर देने की जिज्ञासा शांत करें। ठीक है, रोगों और सावधानियों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जो भी रोग हैं किशोरों को यौन संचारित रोग, उनके खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में जरूर बताना चाहिए। ठीक है, और सेक्स शिक्षा का महत्व भैया, सेक्स शिक्षा का महत्व, सेक्स शिक्षा से किशोरों को यह समझ आती है कि यौन संबंधों के पहले सावधानी बरतना कितना जरूरी है। सही जानकारी किशोरों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। भारत में कई लड़कियां शादी से पहले गर्भवती हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण सेक्स शिक्षा की कमी है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सेक्स शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है किशोरों को। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सेक्स शिक्षा को समुचित प्रावधान और उसे समझाने का सही तरीका अपनाना जरूरी है। क्लियर, तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, सेक्स एजुकेशन के संबंध में क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि सेक्स शिक्षा किशोरों को न केवल सुरक्षित यौन संबंध बनाने की जानकारी देती है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करती है। यह माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे किशोरों को इस भविष्य पर सही ज्ञान प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बच सकें। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम प्रश्न बनाएंगे जो ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आपको जज करना है कि आपने जो पढ़ा है क्या समझ में आया है इस प्रश्न का उत्तर देकर। प्रश्न आपके सामने है, किशोरा अवस्था के दौरान, ठीक है, किशोरा अवस्था के दौरान प्रश्न है कि किशोरा अवस्था के दौरान तीव्र शारीरिक वृद्धि, ठीक है, तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए ये सही पोषण क्यों आवश्यक है और इसका भविष्य में क्या महत्व है। देखिए प्रश्न समझना है, पहले बोला जा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान तीव्र तेजी के साथ शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण क्यों आवश्यक है और इसका भविष्य में क्या महत्व है, और पोषण का भविष्य में क्या महत्व है, तो उत्तर हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि पोषण केवल शरीर, ठीक है, को ऊर्जावान रखने के लिए आवश्यक है। केवल वर्ड आ गया, कैंसिल आउट कर दीजिए ऑप्शन को। पोषण केवल आ गया, इसमें भी कैंसिल कर दीजिए। दो ऑप्शन तो हमने केवल से ही काट दिया। और सी वाला ऑप्शन क्या है, संतुलित आहार भविष्य में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो क्या ये थियरी में आपने पढ़ा था क्या? जी हाँ, थियरी में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है क्या? हाँ जी, सी सही है। ठीक है जी, सी सही है। ठीक है, सी सही है। यहाँ पे व्याख्या भी आप दे सकते हो। हालांकि हम ऊपर थियरी पढ़ के आए हैं तो व्याख्या पे ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए, किशोरावस्था में व्यक्तिगत नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है, ठीक है, और इसके प्रभाव में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है और इसके अभाव में, ठीक है, इसके अभाव जैसे स्वच्छता नहीं हो रहा है, ठीक है, किशोरावस्था में स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका उत्तर बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है केवल वर्ड, तो आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता हार्मोनल बदलाव के कारण संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। जी हाँ, यही तो सही है, यही तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्या? जी हाँ, बी ही सही है। ठीक है, चलिए व्याख्या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में आंखों की देखभाल क्यों आवश्यक है और किस तरह की आदतें आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती हैं? धूप और धुएं आंखों की सुरक्षा आवश्यक नहीं है बोला है इन्होंने। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कम रोशनी से पढ़ने से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, ये बात सही है। और आंखों की सफाई और जांच केवल वर्ड आ गया है, काट दीजिए ऑप्शन में। ठीक है, और किशोरावस्था में आंखों की देखभाल का मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। किशोरावस्था में कानों की देखभाल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी उपेक्षा से क्या समस्याएं हो सकती है? बोला जा रहा है कि किशोरावस्था में कानों की देखभाल किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और इसकी उपेक्षा से क्या समस्या हो सकती है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंदे पानी में तैरने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये हम थियरी में पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का क्या महत्व है और इसका किशोरियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ सैनिटरी पैड का उपयोग संक्रमण से बचाव करता है। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। सेक्स शिक्षा का किशोरावस्था में क्या महत्व है? नेक्स्ट प्रश्न बनाना है, सेक्स शिक्षा का किशोरावस्था में क्या महत्व है और यह किस तरह के किशोरों को यौन स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्स एजुकेशन किशोरों को अनचाहे ठीक है गर्भ और यौन रोगों से बचाव की जानकारी देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि माता पिता और शिक्षकों की सेक्स शिक्षा में क्या भूमिका होनी चाहिए और यह किशोरों की मानसिकता को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सही जानकारी देकर बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ठीक है, कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इन सब का प्रश्न का उत्तर आसानी से देना चाहिए बिना संकोच किए हुए माता पिता और शिक्षक को सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत। चलिए, परिवार और समाज में वातावरणीय स्वच्छता का क्या महत्व है और यह किशोरावस्था के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल ठीक है और सही कचरा निस्तारण संक्रमण से बचाव करता है। चलिए, परामर्श किसमें भैया? यही जो आपने पढ़ा सेक्स एजुकेशन। ठीक है, तो उसी से संबंधित या फिर मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित जो परामर्श है वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे पॉइंट है क्या? किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य यौन समस्याओं और मानसिक तनाव को हल करने के लिए सही परामर्श अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल किशोरों को सही दिशा प्रदान करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी मदद करता है। परामर्श के विभिन्न पहलुओं को नीचे विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि माता पिता और अभिभावक की भूमिका। तो इसमें क्या रहेगा भैया? माता पिता को किशोरों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मित्रता व्यवहार करना चाहिए। आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श माता पिता और अभिभावक को किशोरों में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन दे देगा ए, माता पिता को किशोरों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे देगा बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर समझने के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन करें। तीसरा ऑप्शन देगा अनावश्यक रूप से टोका टाकी करने से बचे और उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। तो इनमें से सभी एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, किशोरों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करें और गलत राह पर चलने पर सही मार्गदर्शन दें। उन्हें स्वायत्तता और स्वतंत्रता दें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। दूसरे पॉइंट में है कि स्कूल और शिक्षकों की भूमिका बताइए। हमने माता पिता और शिक्षक की भूमिका देख लिया, अब हम इसमें देख रहे हैं स्कूल और शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो स्कूल में किशोरावस्था से संबंधित स्वास्थ्य और यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से महिला शिक्षकों को इस कार्यक्रम से जोड़कर किशोरियों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। स्कूल में नियमित रूप से स्वास्थ्य और यौन शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम और चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए तीसरे पॉइंट में है कि समाज और समुदाय का सहयोग क्या है भैया। इसमें क्या है कि किशोरों को स्वास्थ्य और विकास से संबंधित सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए समाज में बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन बैठकों के माध्यम से किशोरों के परिपक्व होकर जिम्मेदार निर्णय लेने में सहायता की जा सकती है। समाज को लड़कियों की शिक्षा, ठीक है, समाज को लड़कियों की शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथे पॉइंट में है कि नीति निर्माण और कानून। किशोरावस्था के दौरान यौन शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों की शुरुआत होनी चाहिए। इन नीतियों का उद्देश्य किशोरों को सुरक्षित और जागरूक बनाना होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पांचवें पॉइंट में है क्या, किशोरों की भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं। माता पिता को अपने बच्चों के दोस्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को, ठीक है, बच्चों के दोस्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। किशोरों को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें और उन्हें आत्मसम्मान को बढ़ावा दें, ठीक है। चौथी लाइन क्या है यहाँ पे, बच्चों को उनके निर्णय को प्रति समर्थन देना चाहिए ताकि वे आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छठे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि किशोरों की आवश्यकताओं का आकलन और सुधार। समय समय पर किशोरों की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कमी है तो आवश्यक सुधार और संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम, ठीक है, किशोरों के लिए जो, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा परामर्श दिया जा रहा है, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। परामर्श का निष्कर्ष क्या है, परामर्श एक ऐसा माध्यम है जो किशोरों को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। माता पिता, शिक्षक और समाज के सहयोग से किशोर अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सही परामर्श किशोरों के आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनने में सहायक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम देखेंगे अब क्या, केयर ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है, मासिक धर्म। इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले हम देखिए, ये भी आपका मासिक आपका पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है, सिलेबस में दे रखा है। तो संपूर्ण प्रजनन काल में प्रत्येक 26 से 28 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थ के साथ रक्तस्राव होता है जो 3 से 5 दिनों तक रहता है। इसे मासिक धर्म कहा जाता है। क्लियर, ये तो पता ही है, आसान है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न बनता है रजो दर्शन से, ठीक है, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति से डायरेक्ट, ठीक है, मेनार्के और मेनोपॉज से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि रजो दर्शन क्या है, रजो निवृत्ति क्या है। तो ध्यान देना है, रजो दर्शन क्या होता है, मासिक धर्म होने की प्रक्रिया को रजो दर्शन कहा जाता है। और रजो निवृत्ति क्या है, मासिक धर्म बंद होने की प्रक्रिया, ठीक है, स्वतः जो बंद हो जाती है। और कितनी उम्र में, ये महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म स्वतः बंद हो जाता है और इसी को रजो निवृत्ति कहा जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न ऐसे ही बना है, ठीक है। स्टाफ नर्स में मैंने देखा है, रेलवे के स्टाफ में भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बना है, तो आपके भर्ती परीक्षा में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए, आर्तस्राव के प्रथम दिन से लेकर अगले आर्तस्राव के प्रथम दिन तक का समय मासिक चक्र कहलाता है। इसकी समान अवधि 25 से 28 दिन तक होती है। मासिक चक्र 4 अवस्थाओं में विभाजित है, ठीक है। पहला क्या है भैया, प्रोफिलेटिव फेज, ठीक है। इसमें क्या देखना होगा, इसमें इस अवस्था में गर्भाशय, देखिए हम मिडवाइफरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझाए भी हैं, जो फील्ड वर्कर का जो क्लास ले रहे थे आरआरबी फील्ड वर्कर का, तो वहाँ पे ये मिडवाइफरी का ये टॉपिक जो है अच्छे से वहाँ पे समझाए हैं फिगर के माध्यम से सब कुछ। हम इस अवस्था में गर्भाशय की अंतःकला, जिसको एंडोमेट्रियम, जिसकी मैं पहले चर्चा किया हूँ, ठीक है, पुनः निर्माण होती है। जो ओवरी है, ओवरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, की सक्रियता, ठीक है, सक्रियता से एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेक्रेटरी फेज, इसमें जिसको स्रावी अवस्था बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें डिम्बोसर्जन के बाद कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और यह अवस्था 10 से 14 दिन तक रहती है। तो ध्यान देना है, डायरेक्टली से प्रश्न पूछ लेगा सेक्रेटरी फेज की अवधि क्या रहती है, तो 10 से 14 दिन तक रहती है, ठीक है। अब देखिए प्रागत अवस्था, इसमें क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में इसमें देखना है कि मासिक धर्म से 2 दिन पहले हार्मोन का स्तर घटने लगता है। इसका नाम ही है प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब मासिक धर्म से
पहले, प्री मतलब पहले, ठीक है, 2 दिन पहले हार्मोन का स्तर घटने लगता है और एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज आता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या रहता है, ये 28वें दिन के बाद रक्तस्राव प्रारंभ होता है और ये अवस्था 5 दिनों तक चलती है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग दिन का रहता है, वो डिपेंड जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बुक में 5 दिन है नॉर्मल, तो 5 दिन आपको एग्जाम में आ जाता है, तो 5 दिन आपको लगा के रखना है। देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट पूछा है प्रश्न, सैनिटरी पैड का उपयोग करें और हर 6 घंटे में बदलना होता है सैनिटरी पैड, ठीक है। तो रोज नहाएं और जननांगों को साबुन और पानी से साफ करें। स्राव अधिक या कम होने पर डॉक्टर से परामर्श लें, ठीक है। और देखिए किशोरियों की पोषक संबंधी विशेष आवश्यकताएं। विशेष आवश्यकता क्या है, मासिक धर्म के दौरान लौह तत्व की कमी पूरी करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अमरूद, संतरा और नींबू जैसे फल खाएं, ठीक है। मांसाहारी, ठीक है, किशोरियों के प्रोटीन और आयरन के लिए मांस और अंडे का सेवन करना चाहिए, ठीक है। देसी अंडा, ये नहीं कि फार्म वाला, देसी अंडा मुर्गी का जो रहता है, अभी जो फार्म आता है ना सफेद सफेद, अब तो ये लोग देसी अंडा को क्या करते हैं, जो फार्म वाला अंडा ही रहता है, इसको क्या करते हैं, इस पर कलर चढ़ा देते हैं ब्राउन ब्राउन, ठीक है, और बोल देते हैं कि देसी अंडा है, जबकि देसी अंडा नहीं। देसी अंडा मतलब देसी मुर्गी का अंडा, घर में पाला है कोई तो वहां से वो अंडा फायदा करता है एक्चुअल में। शीघ्र विवाह के प्रभाव। शीघ्र विवाह लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। किशोरियों के शरीर गर्भावस्था के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता है, जिससे उनकी और शिशु की मृत्यु दर बढ़ती है, ठीक है। प्रमुख प्रभाव क्या है भैया, जीवन भर स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि, कमजोर स्थान, किसका ये प्रभाव है, ये जो जल्दी विवाह हो जाता है, ठीक है, उसका। यौन संचालित रोगों की संभावना। और चलिए यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे मासिक चक्र के दौरान, ठीक है, प्रश्न बनाएंगे मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की अंतःकला या फिर एंडोमेट्रियम की कौन सी अवस्था में पुनर्निर्माण होती है और इस प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है, ऊपर हमने थियरी में आपको बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए 4, 1 2 3 4 दिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। मासिक चक्र की जिसको आप प्राइमरी अवस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत का पुनर्निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में एस्ट्रोजन हार्मोन भूमिका निभाता है, ठीक है, जो डिम्ब ग्रंथि से स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है, शीघ्र विवाह के कौन से प्रमुख प्रभाव किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। तो कमजोर संतानों का जन्म और मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि, उच्च शिक्षा में बाधा, ठीक है, जीवन स्वास्थ्य समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, शारीरिक कमजोरी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शीघ्र विवाह के कारण किशोरियों को शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं समान है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्न से कौन सी आदतें सही है। अब बताइए कौन सी आदतें सही है। सैनिटरी पैड का उपयोग करें और उन्हें नियमित अंतराल पर बदलें। जननांगों को साबुन और पानी से साफ करें, ठीक है। स्राव अधिक होने पर डॉक्टर से परामर्श लें, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड्स का उपयोग, जननांगों की सफाई और आसमान लक्षण होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। चलिए किशोर गर्भावस्था में देखेंगे, ठीक है। किशोर गर्भावस्था समस्या और कारण, ठीक है। पहला देखिए, किशोर गर्भावस्था एक गंभीर समस्या है, खासकर भारत जैसे देशों में। इसके प्रमुख कारणों सामाजिक जागरूकता की कमी, अशिक्षा, पारिवारिक संवाद की अनुपस्थिति शामिल है, ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजना के अभाव और माता पिता की समिति भूमिका से स्थिति और खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए किशोर गर्भावस्था रोकने के उपाय क्या क्या उपाय हैं, उस चीज को आपको समझना है। तो पहला पॉइंट है कि यौन मूल और व्यवहार पर स्पष्टता, यौन शिक्षा प्रदान करें और यौन मूल्यों के बारे में खुलकर चर्चा करें। किशोरों को रिश्तों में यौन सीमाएं तय करने और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में शिक्षित करें। और माता पिता का संवाद तो जरूरी है, हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बच्चों की जिज्ञासा को ईमानदारी और खुलेपन से शांत करें। बच्चों के साथ उनकी सोच, भावनाओं और रिश्तों पर चर्चा करें, ओके।
और देखिए पर्यवेक्षक और निगरानी, बच्चों की गतिविधियों और दोस्तों पर नजर रखें कि क्या कर रहा है बच्चा, कौन से दोस्त के साथ मिल रहा है, कौन उसके दोस्त कैसे हैं, किस टाइप के हैं, तो ये सब चीजें होती हैं जो जरूरी होता है। या सुनिश्चित करें कि बच्चे सामूहिक गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ठीक है, समूह में गतिविधियों को प्राथमिकता दें। अब देखिए भविष्य की योजनाएं, किशोरों को उसके भविष्य के लक्ष्यों को प्रेरित करें, उन्हें समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों के सामुदायिक सेवा और नौकरी कौशल में लगाना सिखाएं। ठीक है, शिक्षा पर बल देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल प्रदर्शन पर ध्यान दें। स्कूल असफलता किशोर गर्भावस्था का प्रमुख जोखिम कारक है, इसलिए शिक्षकों के साथ नियमित संपर्क रखें। ठीक है, मीडिया का प्रभाव, बच्चों को मीडिया द्वारा भेजे गए यौन संबंधी संदेशों को समझने में मदद करें। बच्चों को विचारों को जानने के लिए उनके साथ संवाद करें और उन्हें सही दिशा दें। तो ये सारे पॉइंट हैं। अब हम प्रश्न बनाएंगे इसी से संबंधित। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि किशोर गर्भावस्था की समस्या का मुख्य कारक क्या है और इसे रोकने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं। अब बताइए। यौन शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ खुलकर बातचीत, स्कूल में प्रदर्शन खराब होना, बच्चों के साथ समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। तीसरा है कि सरकारी योजनाओं की अनुपस्थिति, शिक्षकों के साथ नियमित संपर्क करें। मीडिया का प्रभाव, बच्चों के विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यौन शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़िए पूछा है कि किशोर गर्भावस्था की समस्या का मुख्य कारक क्या है और इसे रोकने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल जहाँ पे है उसको ऐसे कार्य देना है क्योंकि स्कूल शिक्षक के अंतर्गत है। ठीक है, और यहाँ पे भी शिक्षक की बात करी गई, शिक्षकों के साथ तो शिक्षक होगा नहीं, माता पिता की बात है तो माता पिता की ही बात करेंगे। और यहाँ पे मीडिया का प्रभाव, यहाँ पे भी मीडिया से भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यौन शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, बच्चों की गतिविधि और दोस्तों पर नजर रखने का क्या महत्व है। क्या महत्व है बच्चों की गतिविधियां। ठीक है, डेली उनकी क्या एक्टिविटी है, वो किन दोस्तों से मिल रहा है, क्या कर रहा है, इस पर नजर रखने से क्या फायदा होता है, क्या महत्व होता है। तो बच्चों को उनके यौन मूल्य सिखाने के लिए, किशोर गर्भावस्था के जोखिम कम करने के लिए, बच्चों को समूह में सामाजिकता विकसित करने के लिए, या फिर डी वाला उपरोक्त सभी, तो ये सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी बच्चों की गतिविधि और दोस्तों पर नजर रखना, उन्हें सामाजिकता विकसित करने, यौन शिक्षा प्रदान करने और किशोर गर्भावस्था के जोखिम को कम करने में मदद करता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाएंगे। किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए भविष्य की योजनाएं तय करने में किस तरह मदद की जा सकती है। किशोरों को यौन शिक्षा देकर, या फिर किशोरों को भविष्य के लिए सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करके, या फिर बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासा पर मदद करके, या फिर मीडिया द्वारा भेजे गए संदेशों को नियंत्रित करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, किशोरों को भविष्य के लिए सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाएंगे। स्कूल असफलता और किशोर गर्भावस्था के बीच क्या संबंध है। चलिए क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये सभी हैं। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। स्कूल में असफलता आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक अलगाव और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जैसे कि 12th में बच्चा है, ठीक है, 12th में बच्चा है, बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये क्या करेगा, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी ऑटोमेटिक, वो समाज से अलग रहने लगेगा कि यहाँ कहाँ जाए यार, कहाँ मुँह छुपाएं यार, हम फेल हो गए, बड़ी उम्मीद सी लोगों के प्रति कि हम 12th में टॉप करेंगे, गांव टॉप करेंगे, ठीक है, स्कूल टॉप करेंगे, लेकिन हम असफल हो गए, तो वो समाज से दूर भागने लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी के पास जाऊं तो पूछने लगे कि भैया क्यों फेल हो गए, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लापरवाही कर रहे हैं, तो सामाजिक अलगाव और गलत निर्णय। कभी कभी मन में भी ख्याल आता है यार, जब मैं ये 12th का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर अब क्या ही उम्मीद करें। गलत निर्णय, कहीं कहीं पढ़ाई छोड़ देने का मन करता है, या फिर और भी चीजें हैं, तो गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। स्कूल असफलता आपको ध्यान रखना है, जो किशोर गर्भावस्था के जोखिम को बढ़ा सकती है। चलिए, मीडिया का किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे कैसे
प्रबंधित किया जा सकता है। तो मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है भैया? तो मीडिया किशोरों को यौन मूल्यों को प्रभावित कर सकता है, बच्चों को विचारों पर चर्चा कर सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या आपको दिया है, मीडिया किशोर के यौन मूल्यों को प्रभावित कर सकता है, बच्चों को विचारों पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, आप व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, बच्चों के साथ संबंध बेहतर बनाने के उपाय। अब बच्चों के साथ संबंध बेहतर बनाने के उपाय अपने, देखिए ध्यान देना है कि अपने प्यार, स्नेह और प्रशंसा को स्पष्ट और बार बार व्यक्त करें। बच्चों को गले लगाएं, उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से निब्बा निब्बी करते हैं ना, प्रेमिका प्रेमी करते हैं, तुम नहीं तो कोई और नहीं। ठीक है, चांद भी ये वो, तो वो चीज बच्चे से भी करना चाहिए कि हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उन्हें बताएं, ठीक है, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। बच्चों की बातें ध्यान से सुनें और उनके साथ समय बिताएं। उनकी तुलना किसी दूसरे से ना करें। ठीक है, भोजन के दौरान कम से कम एक बार साथ बैठकर चर्चा करें। बच्चों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने में कभी देरी नहीं होती है। ठीक है, कभी देर नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अबॉर्शन, गर्भपात। ठीक है, परिभाषा क्या है? 28 सप्ताह तक, ध्यान देना है, 28 सप्ताह तक गर्भ की हानि, जिससे भ्रूण का वजन लगभग 1 किलो होता है। मतलब 28 सप्ताह में भ्रूण का वजन 1 किलो होता है, और इसमें गर्भ की हानि जो होती है वही गर्भपात कहलाता है, वही अबॉर्शन कहलाता है। गर्भपात के कारण कौन कौन से हैं भैया? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्रोमोसोमल अनियमितता, ऑक्सीजन की कमी, ये सभी कारण है किसका? भ्रूण के कारण। और माँ के कारण कौन से हो सकते हैं गर्भपात? तो हार्मोनल बदलाव के कारण, संक्रमण के कारण, पोषण की कमी, ये इंपॉर्टेंट है, बाहरी चोट। ठीक है, अब गर्भपात के प्रकार कितने प्रकार हैं भैया? तो गर्भपात के प्रकार हमको देखना है कि संभावित गर्भपात, ठीक है, अपरिहार्य गर्भपात, आप इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में ज्यादा सही चीजें नहीं लिखी होती हैं। अपूर्ण गर्भपात, जिसको इनकम्प्लीट, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिडवाइफरी में। देखिए, पूर्ण गर्भपात, मिश्र गर्भपात, संक्रमित गर्भपात, ये गर्भपात के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए उपचार क्या देखेंगे हम? ठीक है, उपचार देखेंगे सर्वेक्षण और रिक्तीकरण, दवाइयां जैसे मीफेप्रिस्टोन। ठीक है, और 1971 में एनटीपी एक्ट के अंतर्गत गर्भपात केवल अधिकृत डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है जब माँ या भ्रूण की जान को खतरा हो। ठीक है, शादी से पहले परामर्श, शादी से पहले की समस्याएं क्या, जैसे कि तनाव, शारीरिक कमजोरी, झगड़े या विचारों में असहमति, विवाह पूर्व संबंधों का प्रभाव, ये सब चीजें हैं। तो समाधान क्या है भैया? प्री मैरिटल काउंसलिंग दें। ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान लगाएं, योग करें, संतुलित आहार लें, पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। सफल शादी के मंत्र क्या है भैया? आपसी सम्मान और समय देना, दोस्ताना व्यवहार रखना, शारीरिक और भावनात्मक संबंध बनाए रखना, झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाना। ठीक है, अब देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कार्य और दायित्व क्या है इन सब चीजों को लेकर? तो इनका कार्य क्या है? महिला, ठीक है, आप एएनएम होना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो आपका कर्तव्य क्या होता है? आपका कर्तव्य ये है, पहला कि किशोरों को यौन और शारीरिक पर्यटन के बारे में बताना, मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता पर शिक्षा देना। तो ये सब आपका काम है। देख लीजिए कितना अच्छा काम है, आप कितना अच्छा काम करते हो। पोषण और स्वास्थ्य समस्याओं पर जानकारी देना, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम और गर्भधारण के जोखिम को समझाना, परिवार और समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू हैं और इस एमसीक्यू के साथ हम एंड करेंगे सेशन। ठीक है, गर्भपात की परिभाषा क्या है? तो हमने आपको बता के रखा है कि 28 सप्ताह तक भ्रूण का नष्ट होना ही गर्भपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा गर्भपात का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नेचुरल अबॉर्शन नहीं है, बाकी ये सभी गर्भपात के हैं। ये है, ये है, ये है, जबकि ये डी वाला नहीं है। चलिए, शादी से पहले तनाव को कम करने की सही तरीका क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ध्यान और योग करना। ठीक है, अभी हमने थियरी में पढ़ा। एएनएम का मुख्य कर्तव्य क्या है? एएनएम का मुख्य कर्तव्य है किशोरों को यौन शिक्षा देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 1971 एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात कब वैध है? तो भैया
जब माँ का जीवन को खतरा हो, भ्रूण में असमानता हो, बलात्कार के मामले में हो, तो ये उपयुक्त सभी तभी क्या होता है, गर्भपात, ठीक है, तभी गर्भपात वैध माना जाता है, अदरवाइज अलाउड नहीं है अबॉर्शन, ठीक है। एमटीपी एक्ट के अनुसार ये सभी स्थितियां गर्भपात के लिए वैध हैं। यहीं से आपका एंड होता है सेशन, और ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया है, छोटी से लेकर बड़ी चीजें। अब आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं।